बुधवार की एक शाम एक ग्रामवासी भरवा किस्म की एक नाल वाली बंदूक लिए स्वर मारने को चला और अपनी भूमि पर मचान बनाने के लिए उसने अपनी कुछ टूटी फूटी जमीन के बीच से होकर जा रही 20 गज चौड़ी रॉ सूखी उथली नदी में उगी हुई अलग थलग पड़ी एक झाड़ी को चुना। यह जमीन आयताकार थी और इसकी लंबी वाली भुजाओं पर खेत थे और छोटी भुजाओं पर एक तरफ सड़क और दूसरी तरफ 10 फुट चौड़ी नहर थी जो हमारे खेतों और जंगलों के बीच की सीमा बनाती थी। उस आदमी के आगे की तरफ 4 फुट ऊंचा किनारा था जिसके ऊपरी सिरे के पास पास होता गायों के आने जाने का रास्ता चलता था और उसकी पिछली तरफ घने छूतरो वन का एक टुकड़ा था। 8 बजे शाम को एक जानवर इस आवागमन मार्ग पर प्रकट हुआ और लक्ष्य साध कर जैसे भी वह साध सकता था उसने उस पर बंदूक दागी। चोट खाने पर वह जानवर उस तट से नीचे गिर पड़ा और उस आदमी से कुछ फुटों की दूरी के अंदर ही रहते हुए उसके पास से गुजरा और गुर्राता हुआ पीछे के छूतरो वन में घुस गया। अपना कंबल फेंक वह आदमी 200 गज दूर अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। पास पड़ोसी इकट्ठा हो गए और उस आदमी द्वारा दिया गया विवरण सुनकर यह निष्कर्ष लगाया कि सुअर को काफी अधिक चोट लगी है। उन्होंने कहा कि उस सुअर को लकड़बग्घे और कीड़ों के खाने के लिए छोड़ देना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए एक लालटेन जलाई गई और कुछ वीर लोगों की एक टोली उस मारे गए शिकार को ढूंढने वापस लाने के लिए रवाना हुई। उनमें से एक किराएदार ने, जिसने इस अभिनय में साथ जाने से मना कर दिया था, बाद में मेरे सामने स्वीकार किया कि अंधेरे में उस घने छूतरो वन में घायल सुअर को खोजने के लिए जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। सुझाया कि बंदूक को भरकर उसे साथ ले जाया जाए। उसका सुझाव मान लिया गया और चूंकि उसमें बारूद उदारतापूर्वक ठोक ठोक कर भरा जा रहा था, लकड़ी का ठोकने वाला डंडा उसमें फंस गया और नाल के अंदर ही टूट गया। यह मामूली सी दुर्घटना थी, परंतु इसने निसंदेह 6 लोगों की जान बचा दी। टूटा हुआ डंडा अंततः और काफी दिक्कत से बाहर निकाला गया। बंदूक भरी गई और टोली चल दी। उस जगह पहुंचकर जहां से यह जानवर झाड़ियों में घुसा था, सावधानी से जांच पड़ताल की गई और रक्त मिल जाने पर सुअर को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया गया। सारी रात उसकी खोज में पूरा क्षेत्र छाल डालने के पश्चात इस खोज को अंततः छोड़ दिया गया। अगले सवेरे जल्द ही फिर खोज आरंभ कर दी गई। साथ में कम हिम्मत वाला मेरा सूचनादाता भी इसमें सम्मिलित हुआ, जिसका जंगल ज्ञान अपने उन साथियों के मुकाबले में कुछ ज्यादा अच्छा था। झाड़ी के नीचे की जमीन की जांच पड़ताल करने के बाद जहां काफी रक्त जमा हो गया था, वे रक्त सने कुछ बाल लेकर मेरे पास आए, जिन्हें मैंने पहचान लिया कि वे शेर के बाल थे। उस दिन एक और शिकारी भाई मेरे साथ था और हम दोनों मिलकर साथ साथ उस जमीन को देखने गए। जमीन से मिले संकेतों से जंगल की घटनाओं को पुनर्व्यवस्थित कर लेना मेरे लिए सदा बहुत दिलचस्पी का रहा है। यह सच है कि कभी कभी ये फलितानुमान गलत भी निकल जाते हैं, परंतु कभी कभी वे ठीक भी निकलते हैं। प्रस्तुत मामले में मैं उसका घाव उसके अगली दाई टांग के अगले अंदरूनी भाग में लगा होना बताने में सही, परंतु यह मान लेने में कि उसकी टांग टूट गई थी और कि शेर जवान और इस स्थान के लिए अजनबी था, गलत था। उस जगह से आगे जहां बाल मिले थे कहीं रक्त नहीं पड़ा था और चूंकि भूमि पर उसके गमन मार्ग का पीछा करना असंभव था, मैं नहर पार कर उस जगह तक गया जहां गायों के आने जाने का मार्ग रेत के पाट में से होकर जा रहा था। यहां मिले पग चिन्हों को देखने पर मैंने पाया कि घायल हुआ शेर कोई नौजवान शेर नहीं था जैसा मैंने मान लिया था, परंतु मेरा पुराना दोस्त पीपल पानी का शेर था जो गांव से होकर जाता लघुपथ अपनाकर अंधेरे में जाते हुए गलती से सुअर समझ लिया गया था। एक बार पहले भी बुरी तरह से घायल होकर किसी आदमी या जानवर को हानि पहुंचाए बिना वह इस बस्ती से होकर गुजरा था, परंतु अब वह पहले से बड़ा हो गया था
और अपनी पीड़ा और भूख से तंग आकर वह काफी हानि पहुंचा सकता था। घनी आबादी वाले इस जगह के लिए यह काफी घबरा देने वाली संभावना थी और मुझे पहले से तय कर दिया गया एक ठहराव पूरा करने के लिए, जिसे टाला नहीं जा सकता था। 1 सप्ताह के अंदर अंदर यहां से चल देना था। 3 दिनों तक मैंने नहर और उस पात पहाड़ के बीच के जंगल का चप्पा चप्पा, जो लगभग 4 वर्ग मील का क्षेत्र था, छान डाला था, परंतु शहर का कोई चिन्ह नहीं मिला था। चौथे अपराह्न में जब मैं खोजना शुरू करने के लिए चलने ही वाला था कि एक स्त्री और उसका लड़का जल्दी जल्दी जंगल से निकलकर जाते दिखाई पड़े। उनसे मुझे पता लगा कि पात पहाड़ी के पीछे शेर बोल रहा था और जंगल में चल रही सभी गाय भैंसों में भगदड़ मच गई थी। राइफल लेकर मैं बाहर चलता हूँ तो सर्वदा अकेले ही जाता हूँ। गड़बड़ी मचने पर ऐसा करना अधिक निरापद रहता है और जंगल में से अधिक शांतिपूर्वक बाहर आया जा सकता है। तथापि उस अवसर पर मैंने इस नियम में थोड़ी ढील दे दी और उस लड़के को अपने साथ चलने की अनुमति दे दी, क्योंकि वह यह बताने के लिए बहुत उत्सुक था कि उसने शेर को बोलते हुए किस जगह सुना था। पहाड़ों की तलहटी में पहुंचकर लड़के ने जंगल के एक टुकड़े की ओर संकेत किया, जिसके दूर वाली तरफ किनारे पर एक अग्निशमन पट्टी थी, जिसकी ओर मैं पहले संकेत कर चुका हूं, और निकट वाली तरफ के किनारे पर पीपल पानी धारा थी। इस धारा के समानांतर और उससे लगभग 100 गज की दूरी पर कोई 20 फुट चौड़ा उथला गड्ढा था, जो मेरी तरफ लगभग खुला हुआ था और धारा के निकटतर वाली तरफ उसके किनारे किनारे समकोण बनाता हुआ रास्ता उस गड्ढे को पार करता था और गड्ढे के खुली वाली तरफ एक छोटा सा वृक्ष था। यदि शेर इस रास्ते से होकर नीचे आता है तो झाड़ियां खुलने की जगह उसके खड़े होकर गोली के लिए निशाना देने की पूरी संभावना थी। मैंने यहीं खड़ा होने का निर्णय किया और लड़के को पेड़ पर बिठा उसके पैरों को अपने सिर के बराबर लाकर उसे अनुदेश दिया कि अपनी ऊंची जगह से उसे मेरे देखने से पूर्व यदि शेर दिखाई दे तो अपने पैरों की उंगलियों से मुझे उसका संकेत कर दे। फिर मैंने अपनी पीठ पेड़ से टिका दी और शेर की बोली बोली। आप लोगों को जिन्होंने जंगल में उतने ही वर्ष बिताए होंगे जितने मैंने, अपने जोड़े की खोज में लगी शेरनी की बोली का वर्णन देने की आवश्यकता नहीं है, और उनको जो इस बात में कम भाग्यवान रहते हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यह बोल पाने के लिए निकट से पर्यवेक्षण करना और गले के थूक को उदारतापूर्वक उपयोग करना होता है तथा शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे उस समय बहुत राहत मिली, क्योंकि पिछले 3 दिनों से राइफल के घोड़े पर उंगली धरे मैं जंगल में रेंगता फिरता रहा था। जब मेरी बोली का उत्तर तुरंत लगभग 500 गज की दूरी से मिला और उसके बाद आधा घंटे तक, हो सकता है यह समय इससे कम रहा हो, परंतु लगता तो यह इससे ज्यादा ही था, यह पुकार इधर से उधर और उधर से इधर आती जाती रही। एक ओर से था राजा का जल्दी आने का बुलावा और दूसरी ओर उसकी प्रिया का थोड़ा दबा दबा और चापलूसी भरा उत्तर। 2 बार लड़के ने संकेत किया, परंतु अभी तक मुझे शेर का कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। और जब डूबते हुए सूरज ने उस जंगल को अपने सुनहले प्रकाश में सराबोर कर दिया, तब उस रास्ते से नीचे तेजी से पगधर उतरता और बिना कहीं रुके या ठिठके झाड़ियों को पार कर एकाएक वह प्रकट हुआ। जब वह गड्ढे को आधा पार कर चुका था और मैं राइफल उठा ही रहा था कि वह दाएं मुड़ मेरी तरफ बढ़ा। इस पैतरे पर जिसे शेर ने अपने खड़े होने की जगह चुनते समय अपनाया, मैं ध्यान नहीं दे पाया था और उसने उसे मेरे इतने ज्यादा करीब ला दिया जितना मैं नहीं चाहता था कि वह आए। और इसके अतिरिक्त उसने मुझे सिर पर गोली चलाने का निशाना प्रस्तुत कर दिया, जिस पर इतनी थोड़ी दूरी से गोली चलाने के लिए मैं तैयार नहीं था। एक पुरानी युक्ति को काम में लाकर, जिसे कितने ही वर्ष हुए मैंने सीखा था और ऐसे अवसरों पर सफलतापूर्वक उपयोग किया था। शेर को बिना उसमें डर उत्पन्न किए खड़ा हो जाने दिया
एक पंजा ऊपर उठाए धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया, जिससे उसकी छाती और गला दिखाई पड़ने लगा। भारी गोली लगते ही वह अपने पैरों पर लड़खड़ाया और अंधे की तरह जंगल को तोड़ता फोड़ता उस जगह से कुछ गजों के भीतर जाकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, जहां मादा चीतल की बोली से आकर्षित होकर नवंबर की एक शाम आकर सबसे पहले मैंने उसके पग चिन्ह देखे थे। तभी जाकर मुझे यह पता लगा कि उसे एक गलतफहमी में गोली से मार दिया गया, क्योंकि वह घाव जिसके बारे में मुझे डर था कि वह उसे भयंकर बना देगा, निरीक्षण करने पर लगभग ठीक हुआ पाया गया। और यह घाव शीशे की उस गोली से हो गया था जिसने उसके दाएं हाथ की छोटी शिरा को काट डाला था। एक शानदार विजयोपहार प्राप्त हो जाने की खुशी। वक्रों के ऊपर उसकी माप 10 इंच तथा उसकी सर्दियों वाली बालदार खाल बेहतरीन हालत में थी, खेत से अनमिली हुई नहीं थी, क्योंकि जंगलवासी और मैं फिर कभी सांस रोके हुए उसके भारे गले की पुकार जो पहाड़ियों में सर्वत्र गूंजती थी अब कभी नहीं सुन पाएंगे, और न उसके परिचित पग चिन्ह ही आखेट पथों पर देखने को मिलेंगे जिन पर वह और मैं पिछले 15 वर्षों तक विचरण करते रहे थे।